तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1 सारणिक। प्रश्नावली 4.1 सारणिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सारणिक क्या होता है। ठीक है, सारणिक क्या होता है? सारणिक और कुछ नहीं है। सारणिक जो होता है वो आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। सारणिक जो होता है वो आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे सारणिक आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। आव्यूह क्या है? आव्यूह सारणिक, सारणिक क्या है? सारणिक आव्यूह से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। और जो सारणिक निकलता है, सारणिक का मान जो भी आता है वो केवल वर्ग आव्यूह से आता है। तो सारणिक किसका संभव है? केवल वर्ग आव्यूह का सारणिक संभव है। तो आव्यूह तो होना चाहिए, लेकिन वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग यानी इसकी कोटि 2/2 होनी चाहिए, या 3/3 होनी चाहिए, या 4/4। इस तरीके के जो वर्ग आव्यूह होंगे उनको हम सारणिक के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, वर्ग आव्यूह अगर नहीं है तो उसका हम सारणिक बना के मान निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर वर्ग आव्यूह तो उसको हम सारणिक में रख के उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये दिया हमें एक आव्यूह है हमारे पास, ये 2, 3, -4 और 5। ये कैसा है? वर्ग आव्यूह है 2/2 का। तो ये वर्ग आव्यूह है तो हम इसको सारणिक के रूप में इस तरीके से मान सकते हैं कि ये ए का सारणिक 2, 3, -4, 5। इस तरीके से इसको मान सकते हैं क्योंकि ये 2/2 का है। अब क्यों वर्ग आव्यूह होना चाहिए वो अभी इधर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका मान निकालते हैं तो गुणा होता है वो भी पहले विकर्ण के गुणा होते हैं। ठीक है, तो विकर्ण हमने पढ़ा था कि आव्यूह में विकर्ण ये होता है, पहले इनका गुणा होगा, इनका गुणा 2 पंचे 10, फिर माइनस का चिन्ह होता है, और फिर -4 तिया 12 ऐसा होता है। -4 तिया 12। तो ए का जो सारणिक का मान आया 10, माइनस प्लस का 12, यानी आंसर इसका कितना आ गया? 22। कितना आ गया? 22। तो अगर ये वर्ग आव्यूह है तो हम इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, और अगर वर्ग आव्यूह नहीं है मान लो तो उनमें गुणा करना फिर संभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सारणिक होगा वो केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव होगा, और वर्ग आव्यूह नहीं है तो उसका सारणिक संभव नहीं होगा। ठीक है, तो गुणा कैसे होता है? जैसे मान लो ये तो हमने अभी क्वेश्चन करके दिखा दिया। एक आव्यूह को ये हमें दिया होता है इस तरीके से। पहले अब आपको क्या लिखते हैं? A11, A12, A21 या A22 ऐसे होता है। तो सारणिक जब बनाते हैं तो ये सारणिक में इस तरीके से बन जाएगा A11, A12, A21 और A22। और फिर जब इसका मान निकालते हैं तो पहले इनका गुणा होता है। A11 का गुणा काय में हो गया? A22 में, फिर माइनस का चिन्ह, फिर इनका गुणा होता है। A21 का गुणा काय में हो गया? A12 में हो गया। A21 का गुणा A12 में हो गया। ठीक है, इनका गुणा होता है। तो 2/2 के आव्यूह का मान निकालना है तो हमें इस तरीके से निकालना होता है। इसको हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2/2 के आव्यूह का 2/2 के सारणिक का मान निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। ठीक है, इस तरीके से इनका गुणा किया जाता है। ये 2/2 के आव्यूह का हम इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल। तो और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इधर ही या अगले पेज पे। तो मान लो अगले पेज पे हमने एक और सारणिक मान लिया, कोई भी ऐसे ही मान लेंगे। -2, 5, 6 और -7। इसमें मान लो इधर भी माइनस लगा, ये है। इसका अगर हमें मान निकालना है सारणिक का तो ऐसा सारणिक लगा देंगे, और इनका गुणा पहले होगा। -2 का गुणा काय में होगा? -7 में, फिर माइनस का चिन्ह होता है, और फिर 6 का गुणा काय में होगा? -5 में। ठीक है, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। तो ए का सारणिक जो आएगा माइनस प्लस 7 दूनी 14, और माइनस प्लस 5 छक्का 30। तो ए का सारणिक जो आया वो आया 44। ठीक है, तो इस तरीके से मान हमें निकालना है। तो इस तरीके से 2/2 के मान हम निकाल लेंगे। और अगर मान लो
2/2 का अपव्यू ना हो कि केवल 1/1 का दिया हो हमें ऐसा। सारणिक हमें केवल ए जो दिया है वो दिया है ऐसा 5। इसका मान कितना आएगा, ये 1/1 का है तो ये वर्ग अपव्यू तो होगा, एक पंक्ति एक स्तंभ है, तो इसका जो मान होगा वो सीधा सीधा 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें एक अवयव होगा उसका वही की वही मान आएगा। और 2/2 के लिए हमने ये 2/2 का था, इसका हमने आंसर देख लिया कैसे लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी जो बना था वो क्या बना था, फॉर्मूला जो अभी बना था हमने ये माना था कि पहला अवयव होता है A11, A12, A21, A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो इनका गुणा होकर क्या बना था, A11, A22 माइनस A21, A12, इनका गुणा माइनस इनका n का गुणा, ये हो गया था। तो ये हमने एक फॉर्मूला मान लिया था इसको। ठीक है, जब अवयव इस रूप में लिखे हैं तो ऐसा मान लिया। ठीक है, अगर मान लो अवयव को हम ऐसा मान लेंगे, मतलब ये जो गुणा हुआ वो सीधे सीधा ऐसे मान के कर लो, जैसे ये A1 है और ये इसको मान लेंगे B1, ये A2 है और इसको क्या मान लेंगे B2, ऐसा। तो इनका जो गुणा आएगा वो आएगा A1 B2 माइनस A2 B1, ये आया। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला बना। अब ये सोच के देखो कि जो हमने गुणा किया है वो इसका गुणा किया, उसके बाद इनका गुणा किया। तो ऐसा ही क्यों किया है, इनका पहले गुणा क्यों किया, पहले हम इनका नहीं रख सकते थे क्या, हम ऐसा भी तो रख सकते थे, A2 B1 माइनस फिर इनका गुणा A1 B2, ऐसा भी तो हो सकता था गुणा करने के लिए। तो हमने ऐसा ही गुणा क्यों किया, मतलब सारणिक का मान इसी से क्यों निकलता है कि पहले n का गुणा कर लो फिर n का गुणा करो तब मान निकलेगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, गलत। तो कहने का मतलब पहले विकर्ण वाले अवयव का ही गुणा क्यों हुआ, पहले इनका गुणा क्यों नहीं किया, उसको समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। 10th में हमने पढ़ा हुआ है सरल रेखाएं, जिसमें 3 प्रकार के बनते थे। एक तो होती थी प्रतिच्छेद रेखाएं, और एक होता था समांतर रेखाएं, और एक होता था समपाती रेखाएं। ये 3 प्रकार की रेखाएं पड़ी हैं। ठीक है, अगर ये 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनका कोई प्रतिच्छेद बिंदु होगा और इन दोनों रेखाओं का केवल एक हल निकलता था। इनका क्या होता था, केवल एक हल, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इनका ये 2 रेखाएं एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका कोई हल नहीं। इनमें समपाती रेखाएं, इनके कितने हल होते थे, अनंत हल, ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता था वो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका होता था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसका होता था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें तो कोई हल नहीं थे। अगर इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को हम हल करते हैं तो इसका हमें कोई हल नहीं मिलेगा, इसके हमें अनंत हल मिलेंगे। कितने मिलेंगे, अनंत। तो अनंत हल हम सारणिक में निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सारणिक जो होता है वो अपव्यू से संबंधित एक विशेष संख्या होती है। तो इसको हल करने पे अनंत संख्याएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं, तो इसके लिए अनंत हल वाला नहीं लेंगे। तो हम ये लेंगे एक हल वाला। एक हल वाला कैसे लेंगे, कि जो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 लिखा है, इसका कैंची गुणा करो तो A1 का B2 में गुणा होगा, A1 B2 बराबर नहीं है A2 B1, ऐसा ही होगा कैंची गुणा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको इसी तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा A1 B2, इस तरफ आके माइनस का A2 B1, ये हो जाएगा कि नहीं। और जब ये इस तरफ आके माइनस का हो गया तो बराबर नहीं है 0, इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस तरीके का बन गया। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो मान होगा, इधर से एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक हल तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन इनका अंतर हमें इस तरीके से मिला, इसका जो हल किया वो हमें ये मिला। ठीक है, इससे हमारा समीकरण हल होता है। तो इधर से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसा ही क्यों लिया, वो इसकी वजह से लिया क्योंकि हमें एक मान निकालना है, और ये भी एक हल वाला समीकरण होता है पूरा। तो एक मान निकालने के लिए हमें इसी का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए हमने A1 B2 किया, फिर माइनस A2 B1 किया, A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसा गुणा होगा।
A1B2 माइनस A2 B1, ये 2 है और ये 1 है, ये इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए हम पहले इनका गुणा करते हैं, माइनस लगा के फिर इनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये 2/2 के सारणिक का मान निकालने के लिए इसका उपयोग करना है। तो ये उदाहरण नंबर 1 हमें दिया हुआ है, पहला ये सारणिक दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम सारणिक को डेल्टा के बराबर भी मान सकते हैं कि जो सारणिक है वो डेल्टा के बराबर मान लिया, -1 और 2, ये जो सारणिक दिया उसको डेल्टा के बराबर मान लिया। ठीक है, अब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो वही पहले n का गुणा, 2 का गुणा हो गया 2 में, फिर माइनस का चिन्ह, -1 का गुणा किस में हो गया 4 में, ये गुणा में है, कुछ नहीं लगा, तो डेल्टा बराबर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। तो पहले का आंसर कितना आ गया 8, पहले उदाहरण का आंसर कितना है 8 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 हमें ये दिया है सारणिक x, x+1, x-1, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम देखो डेल्टा के बराबर ही मान सकते हैं, तो एक सारणिक का लगा के भी हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है वो a के बराबर है। ठीक है, पहले हम इसको a के बराबर मान लेंगे कि ये जो है a के बराबर है x, x+1, x-1 और x, और फिर अब हम इसका निकाल रहे हैं सारणिक का मान, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा या सारणिक लगा के, इसका गुणा इसमें, सो x का गुणा हो गया x में, माइनस का चिन्ह, फिर x-1 का गुणा हो जाएगा x+1 में, इसका इसमें गुणा हो गया। ठीक है, और गुणा करेंगे तो a का सारणिक आएगा x गुणा x, x², माइनस बाहर रहने देते हैं अभी, x का गुणा x में x², x का गुणा 1 में x एकम x, -1 का गुणा x में -x, और माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1। ठीक है, तो a का सारणिक जो आएगा वो x², माइनस का गुणा करो -x², माइनस प्लस x तो कट ही जाएंगे, माइनस के x प्लस x, -x² और माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस x² माइनस x² भी कट जाएंगे, तो a का सारणिक के मान कितना आया 1 आया। ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया। तो अब हम समझेंगे कि 3/3 का अगर कोई सारणिक दिया है तो उसका मान कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 3/3 के सारणिक का मान निकालने के लिए डेल्टा के बराबर। तो सबसे पहले तो हमें चिन्हों को याद करना पड़ेगा कि 3/3 का जवाब भी होता है, उसके लिए चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस, यानी ये R1 के सापेक्ष अगर प्रसरण करेंगे तो ये चिन्ह चलेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस, ये R2 के सापेक्ष अगर प्रसरण किया तो माइनस प्लस माइनस चलेंगे, माइनस प्लस माइनस, और R3 के सापेक्ष अगर प्रसरण किया तो प्लस माइनस प्लस चलेंगे, और अगर C1 के सापेक्ष किया तो प्लस माइनस प्लस रहेगा, C2 के सापेक्ष किया तो माइनस प्लस माइनस रहेगा, और C3 के सापेक्ष किया तो प्लस माइनस प्लस रहेगा। ये हमारे चिन्ह होते हैं, इनके हिसाब से सारणिक को हल करने में लगाए जाते हैं 3/3 के। ठीक है, उसके लिए है ये। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना सभी बच्चे कैसे करना है। तो यही है, इसको हम हल करेंगे तो ये हम पहले इधर लिख देंगे कि हम किसके सापेक्ष प्रसरण कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे तो R1 यही है हमारी पहली पंक्ति। ठीक है, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसरण कर रहे हैं तो चिन्ह ये वाले चलेंगे, ये वाले। ठीक है, तो इसके लिए पहले प्लस लिया जाएगा, तो हमने ले लिए प्लस। अब प्लस लेना है, प्लस ले लिया, आगे लगाओ या नहीं लगाओ बराबर रहता है, लेकिन हम पहले लगा देते हैं प्लस। फिर R1 का पहला अवयव यही है 5, से 5 लिख लिया, फिर लगाओगे सारणिक ऐसा। अब करना क्या है कि ये जो है इस पे हमें बनाना है स्टार, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, छोटा सा बना दिया, प्लस बनाना है, तो ये अवयव कट गए और ये अवयव कट गए, बचे कितने 5 माइनस 6, 5 और 2। ठीक है, अब दूसरा चिन्ह माइनस का और दूसरा अवयव है 3 इसका, क्रम से चलेंगे, पहले 5 लिया था, अब ले लिया 3, और अब 3 पे स्टार बनाएंगे तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला और ये वाला अवयव कट गया, ये वाले और ये वाले अवयव कट गए, तो कितने बचे 8 माइनस 6 और -7, ये बचा, और कितना बचा 2, याद है। फिर तीसरा चिन्ह कौन सा है, प्लस का है, और तीसरा अवयव कितना है, ये माइनस का 2, तो हम कोष्टक में लिख लेंगे -2, तो सारणिक।
अब -2 पे स्टार बनाएंगे तो इस पे बनेगा और इस पे बनेगा, तो बचे कौन से, ये वाले 4, ये और ये बना दिया तो बचे ये 4, 8, 5, -7 और 5, ये बचे। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। तो 5 तो है ही, इसको 2/2 जैसा हल कर लो। तो कोष्टक लगा के 5 दूनी 10, इनका गुणा, फिर माइनस का गुणा, माइनस का चिन्ह आता है 2/2 में, और माइनस के 5 का 30, माइनस के 3, 8 दूनी 16, फिर माइनस का चिन्ह, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 7 42, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 6 7 42, फिर प्लस माइनस माइनस के 2, और 8 5 40, और माइनस का चिन्ह, और 5 7 माइनस के 35। ठीक है, तो 5 10 और माइनस माइनस प्लस 30 हो गया, -3 और 16 माइनस 42 हो गया, -2 और 40 माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया, 35। ठीक है, ये हो जाएगा 5, और इनको जोड़ दो, कितने हो गए 40, -3, ये कितने बचे माइनस के, 12 में से 6 का 6 बचे, यहाँ से ले 26, -2 और ये कितने हो गए 75। ठीक है, तो डेल्टा बराबर 40 पंचे 200, माइनस माइनस प्लस 26 किया 3 18, और 3 18 3 6 और 1 7, और माइनस के 75 दूनी 150, ये हो गया। अब प्लस प्लस के जोड़ लो, सो होगा 278, माइनस का 150, और इनको घटा देंगे तो बचेगा 8, 7 में से 5 गया बचा 2, और 2 में से 1 गया 1, 128 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये भी हमने R1 के सापेक्ष इसका प्रेषण किया। अगर हम इसका R1 के सापेक्ष प्रेषण ना करके किसी और के सापेक्ष करना चाहें तो और के सापेक्ष भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा हमारा बराबर आएगा। जैसे मान लो अब R1 के सापेक्ष ना करके इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ये दिया था कितना 5 3 -2 8 5 -6 -7 5 और 2, ये दिया हुआ था हमें। ठीक है, तो अब इसका देखो अभी R1 के सापेक्ष किया था, अब हम अलग से करके देखते हैं किसी और के सापेक्ष। कहने का मतलब ये है कि तुम 6 तरीके से इनको हल कर सकते हो। 6 तरीके कौन कौन से हो गए, 6 तरीके हो गए, या तो देखो R1 के सापेक्ष कर लो जो अभी किया, या R2 के सापेक्ष, या R3 के सापेक्ष, या फिर C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष। 3 तरीके हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं इसका प्रसरण, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, और चिन्ह वही चलते हैं जो अभी थे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अभी हमने प्रसरण किया था R1 के सापेक्ष। अब हम ऐसा करते हैं C1 के सापेक्ष कर लेते हैं। तो C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, ठीक है, C1 के सापेक्ष करेंगे तो वही डेल्टा बराबर C1, ये है पूरा स्तंभ, इसके सापेक्ष करना है, और ये वाले चिन्ह चलेंगे अब ये वाले। ठीक है, तो पहले प्लस और 5 पे अब स्टार बनाएंगे तो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा, तो बचेंगे 5 -6 5 और 2। फिर ये वाला 8 लेना है, 8 माइनस के साथ आएगा, और 8 पे स्टार बना दो, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, तो ये बचा 3 -2, और ये बचा 5 और 2। फिर प्लस का चिन्ह और आ जाएगा माइनस का 7, क्योंकि प्लस का चिन्ह और -7। अब फिर सारणी, अब इस पे और इस पे बनेगा, ये बचेंगे 3 -2 5 और माइनस का 6, ये बचेंगे। ठीक है, तो 5 का 5, इनका गुणा कर लूँ, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह, और माइनस के 5 का 30, -8, ये है 3 दूनी 6, माइनस, और ये माइनस के 10, 5 दूनी 10, प्लस माइनस -7, और ये कितना है -6 3 18, और माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया। ठीक है, 5 और ये है 10, और माइनस प्लस 30, -8, और ये कितना है 6, और माइनस प्लस 10, -7, ये है -18, और माइनस प्लस का 10, 5, और ये कितना है 40,
8 और ये कितना है 16 -7 और ये कितना है -8, ठीक है, -8 बचेगा। ये हो गया 40 पंचे 200 -16 अट्ठे 128 माइनस माइनस प्लस 7 अट्ठे 56, इनको जोड़ दो 56 और इसको 256 माइनस 128 ये बचा, ठीक है। इनको घटा देंगे, 16 में से 8 गए 8 बचे, 6 को माइनस 16, 16 में से 8 गए 8 बचे, यहाँ से लिख हो जाएगा 3, 5 में से 3 गए 2 बचे और 2 में से गया 128, ठीक है। तो इसका भी आंसर कितना आ गया 128। तो प्रसरण किसी के भी सापेक्ष करेंगे आंसर हमारा हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। ये चिन्हों को आप याद रखना किस तरीके से करना है। तो उदाहरण नंबर जो 3 हमें दिया हुआ है वो दिया सारणिक, ये 3/3 का सारणिक दिया, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसमें भी वही करेंगे। देखो पहले तो ये देख लिया करो, जिसमें सबसे ज़्यादा जीरो हैं उसके सापेक्ष प्रसरण करने में जो आंसर होगा वो बहुत मतलब हल होगा वो बहुत सरल हो जाएगा। तो वैसे तो ये C1 C2 और ये क्या है C3, अगर हम C3 के सापेक्ष प्रसरण करते हैं तो आंसर हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन अभी हम R1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R2 के और R3 के, किसी के भी सापेक्ष, ठीक है। तो जैसे C3 के सापेक्ष अगर कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो हम C3 के सापेक्ष कर लेंगे, C3 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, क्योंकि इसमें हमारे 2 जीरो हैं इसलिए। तो C3 में चिन्ह हमें याद होना चाहिए, चिन्ह हमने इधर लिख दिए रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो ये चिन्ह चलेंगे हमारे ये वाले, इस तरफ वाले प्लस माइनस प्लस। तो पहले प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस के 4 आ जाएंगे, फिर सारणिक 4 पे स्टार बनाएंगे तो कितने बचेंगे -1 3 4 और 1, फिर माइनस का चिन्ह और 0 लेंगे, फिर 0 पे स्टार बनेगा ऐसा और ऐसा, तो बचेगा 1 2 और 4 1 ये बचेगा। फिर प्लस का 0 आ जाएगा ये वाला और इस पे स्टार बनेगा ऐसा और ऐसा, तो बचेगा 1 2 -1 और 3, ठीक है। ये आ जाएगा 4 -1 एकम 1 और -4 दिया 12, -0 ये हो जाएगा 1 एकम 1 -4 दूनी 8, प्लस 0 हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस तो फॉर्मूले में होती है माइनस और 2 एकम 2 माइनस का 2, सो हो जाएगा प्लस का 2। क्या किया 4 1 एकम 1 माइनस का और माइनस फॉर्मूले का 4 दिया 12, फिर -0 1 एकम 1 4 दूनी 8 माइनस फॉर्मूले में 0 3 एकम 3 माइनस फॉर्मूले में और माइनस के 2 ये, सो माइनस माइनस डबल मिलके होगा प्लस, ये आ जाएगा 4 और माइनस के कितने 13, ये इसमें 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा, ये इसमें 0 का गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा। इसलिए जिसमें ज़्यादा 0 हो उसके सापेक्ष करेंगे तो ये 0 वाले तो वैसे 0 बन जाएंगे, बचा केवल कितना 13 गुणा माइनस 4 गुणा -13, कितना आ गया 13 चौको 52 और माइनस का चिन्ह, ये आ गया इसका आंसर उदाहरण नंबर 3 का।